आज हम सीखने जाएंगे, देखेंगे कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स फंक्शन में क्या होते हैं और कैसे ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी आइडियली स्क्रीन को हम खोल लेते हैं। बात कर रहे हैं इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, आप सभी को पता है कि फंक्शन में जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते समय आप कोई ना कोई वैल्यू फंक्शन में पास करते हैं, या आपका फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को प्रोसेस करता है, भले ही वैल्यू फंक्शन में पास हो या ना हो। और इसमें अभी तक आपने जब वैल्यू पास की तो आपने दो तरीके की वैल्यूज फंक्शन में पास की। एक तो आपने पास किए इंटीजर्स और दूसरे आपने पास किए स्ट्रिंग्स। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन कॉल बनाया तो आपने या तो लिखा a, b, जिसमें हो सकता है कि a की वैल्यू 10 रही हो और b की वैल्यू जो है 20 रही हो। ऐसा हुआ है? यस सर। इसके अलावा आपने फंक्शन को कॉल किया होगा और जिसमें a आपने पास किया, जिसमें हो सकता है a की वैल्यू कोई स्ट्रिंग रही हो, नाइटेक रहा हो, है ना? यस सर। तो जब भी हमने फंक्शंस में अभी तक वैल्यूज पास की तो या तो हमने इंटीजर्स पास किए या हमने स्ट्रिंग्स पास किए। इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स को कलेक्टिवली, इन दोनों को हम क्या किस नाम से जानते हैं? ये दोनों जो हैं हमारे किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं? ये दोनों हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। याद आया ये शब्द? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या मतलब होता है? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मैम जो चेंज नहीं, वेरी गुड, चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है आप लोगों को याद है। तो इम्यूटेबल जो बदले ना जा सके, म्यूटेबल जो बदले जा सके। लेकिन बदलाव की बात अगर करें तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया, सपोज s, और उसमें हमने डाल दिया नाइटेक, और फिर s में ही s को हमने प्रिंट कराया, तो अगर अभी हम इतने प्रोग्राम को अपने रन करें तो यहाँ पर हमने तो आपका देखिए स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट होती है, नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट होता है, तो सबको पता है। लेकिन अगर हम s की वैल्यू नाइटेक की जगह कर देते हैं कंप्यूटर, तो देखिए अब तो s जो है, जो पहले जो s पहले नाइटेक था वो कंप्यूटर हो गया। तो इस बात का मतलब तो यही खत्म हो गया कि बदले ना जा सके, बदले जा सकते हैं। अगर हमने एक n लिया और उसमें 12 डाला और उस n की वैल्यू हमने प्रिंट कराई, फिर अगर हमने उसी n में 120 डाल दिया और उसकी वैल्यू प्रिंट कराई, तो देखिए ये तो बदल रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इम्यूटेबल है, ये बदले नहीं जा सकते? बताइए प्रियंका, फिर कैसे ये इम्यूटेबल है? मैम ये होल वैल्यू मैम चेंज की जा सकती है, पर मैम सेपरेट वो चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे 120 लिखा हुआ है करेक्शन तो नहीं किया जा सकता पूरा उसमें। पूरा उसको चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मतलब वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी उसकी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड राज और महेंद्र, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप लोगों ने कहा कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन एक वर्ड यूज किया, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया राज ने, कि करेक्शन। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, महेंद्र बताया कि होल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मानी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, नाइटेक की जगह कंप्यूटर आ सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये हमने यहाँ पर एस को प्रिंट करा, और अगर हम कहते हैं कि एस की सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पर आप डाल दीजिए मान लीजिए डी, और फिर हम प्रिंट कराएं एस को, तो देखिए क्या करेगा, ये एक एरर थ्रो कर देगा। क्या एरर थ्रो करेगा?
ये दे रहा है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो आप वैसे तो यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट, लेकिन आइटम असाइनमेंट यानी इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर आप उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम सोचते कि यहाँ पर क्या करिए कि जहां जहां वॉवेल है वहां वहां स्टार कर दीजिए, तो इंडिविजुअली इंडेक्स के बेसिस पर स्ट्रिंग में ये चीज नहीं हो सकती थी। और तभी तो 120 अगर n में लिखा है तो 120 को आप 150 500 कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप सोचें कि 120 में 2 हट जाए और उसकी जगह कुछ और आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पूरी की पूरी वैल्यू का रिप्लेसमेंट तो हो सकता है लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, करेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए ये इम्यूटेबल होते हैं। जब आप इम्यूटेबल डेटा टाइप को फंक्शन में पास करते हैं, मैं लिख देती हूं, व्हेन एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इज पास्ड, या हम कह सकते हैं कॉल्ड इन अ फंक्शन, तो होता क्या है कि वैल्यू ऑफ कॉपी ऑफ actual argument is sent to formal argument। यानी जब भी आप एक इम्यूटेबल डेटा टाइप फंक्शन में पास करते हैं, तो हम आपको बार बार ये बात बता चुके हैं कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की एक कॉपी बनती है और वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चली जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एनी अपडेशन, अगर कोई भी अपडेशन करते हैं आप किस में, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, एनी अपडेशन इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मतलब जब भी आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन में और वो इम्यूटेबल डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट की तरह से जाता है, तो होता क्या है कि एक्चुअल की एक कॉपी बनती है और वो कॉपी किस में जाके सेव हो जाती है, वो कॉपी जाकर के सेव हो जाती है आपकी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी चेंज करें, उसमें वैल्यू बढ़ाएं घटाएं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, कुछ भी प्रोसेसिंग करें, लेकिन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ वो चेंज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कॉल करने से पहले जैसे थी, फंक्शन को कॉल करने के बाद भी वैसी ही रहती हैं। इस तरीके की जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, और एक्चुअली पाइथन से पहले हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यही कहा जाता था कि हम कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कि इट इज ऑल्सो नोन एज कॉल और पास बाय वैल्यू। अगर आप में से किसी ने सी लैंग्वेज या C++ या जावा में पढ़ा होगा तो वहां पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू का नाम जरूर आपने सुना होगा। तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स जो पास होती हैं, आपको पता ही है कि दो तरीके की आर्ग्यूमेंट होती हैं, एक एक्चुअल होती हैं और एक फॉर्मल होती हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही की कॉपी बनती है, फॉर्मल में पास होती है। एक्चुअल वो होती हैं जो फंक्शन कॉलिंग में लिखी जाती हैं और फॉर्मल वो होती हैं जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखी जाती हैं। तो एक्चुअल की कॉपी बन के फॉर्मल में जाती है, और फॉर्मल में आप जब अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद अगर आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देखना चाहें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस चीज को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअल फॉर्मल आपको एक बार याद दिला देते हैं कि मान लीजिए एक फंक्शन हमने बनाया स्वैप नाम का, और उसमें a, b हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ सबसे पहले हमने प्रिंट करा दिया इन फंक्शन वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्या है, a है। इसी को कॉपी कर रहे हैं इन फंक्शन वैल्यू 2 b है। मतलब फंक्शन में हम जैसे ही आए पहले a और b की वैल्यू फंक्शन में प्रिंट हो गई। उसके बाद हम a और b की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं। अब तो सबको पता होगा कि ये चीज बस ऐसे लिखी जा सकती है, केवल पाइथन में और किसी लैंग्वेज में नहीं, केवल पाइथन में लिख सकते हैं। और इसके बाद आप प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट
आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू 1 ए, और इसी को कॉपी कर लें। ये हमारा मेन फंक्शन, अब हमने खत्म कर दिया फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम अपने मेन फंक्शन पे आ रहे हैं। तो मेन फंक्शन में मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू int एंटर वैल्यू 1, इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, वैल्यू 2। और अब हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है स्वैप, यहाँ पर x, y किया, और एक बार फिर हमने फंक्शन कॉलिंग के बाद, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग के बाद भी हम प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू को, वैल्यू 1 ए, और इसी को कॉपी कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू बी। इसको अभी हम यहाँ पर डिसेबल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा आपके लिए समझने के लिए लंबा है, थोड़ा छोटा पहले फंक्शन बना देते हैं ताकि आप आसानी से समझिए, फिर इसे खोलेंगे। डेफ मान लीजिए हमने ले लिया inc, फंक्शन का नाम, एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पर, और हमने क्या कहा, प्रिंट कराया इन फंक्शन। मैम वहाँ पे INT होगा ना? नहीं, INT क्यों होगा, INT क्यों लेंगे हम, हमारे फंक्शन का नाम inc है, ये तो नाम है ना, हम कुछ भी रख सकते हैं। a इज इक्वल टू कॉमा a, फिर हमने क्या किया, a प्लस इज इक्वल टू 10 करा, और फिर हमने कहा प्रिंट नाउ a इज इक्वल टू a। ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रिंट a की वैल्यू ली, यहाँ पर सपोज हमने 20 ली, और प्रिंट करा दिया बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू क्या है, a है, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है inc, वैल्यू भेजी a, और प्रिंट करा दिया आफ्टर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू। देखिए आप ध्यान रखिए, हमेशा जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय पर जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इस समय एक आर्ग्यूमेंट पास हो रही है इस फंक्शन में, उसका नाम है a। तो ये जो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास होती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, जितनी भी हैं, ये कैसी आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं, ये होती हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और ये हमने बताया था कि इनको एक्चुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू पास होती है फंक्शन की डेफिनेशन में। तो यहाँ जो ये a लिखा है, ये कैसी आर्ग्यूमेंट है, ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक बात और अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला a मतलब फंक्शन डेफिनेशन में और कॉलिंग में, ये दोनों सेम नहीं है। ये वाला a यहाँ और यहाँ पहचाना जा रहा है, इस a की पहचान यहाँ है, और ये जो a ले रहे हैं इसकी पहचान यहाँ है। तो देखने में भले ही दोनों एक जैसे हैं, दोनों का नाम a है, लेकिन दोनों 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर सेव हुए हैं। और जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट a की वैल्यू कॉपी होती है। बार बार मैं ये वर्ड यूज करती हूँ कि इसकी वैल्यू कॉपी होती है, कहाँ, फॉर्मल पर। और फॉर्मल का काम होता है उस फंक्शन में काम करना, और काम करके वापस वैल्यू को वहीं भेज देना। यानी ये फॉर्मेलिटी के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मल है कि थोड़ी देर के लिए यूज हो रहा है, बाकी असली वैल्यू मिल यहीं से रही है और यहीं पर आकर के काम हो रहा है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन में हमने किया क्या है, a एक वेरिएबल लिया है जिसको सबसे पहले फंक्शन में आते ही प्रिंट कराया, फिर हमने उसमें 10 का इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया कि इंक्रीमेंट के बाद क्या हुआ। मेन फंक्शन में देखें तो a को हमने 20 से इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू मांगी नहीं, अपने आप से 20 दे दिया, और पहले हमने कहा कि फंक्शन कॉल से पहले a की वैल्यू एज इट इज प्रिंट करो। तो सबसे पहले यही लाइन प्रिंट होगी प्रोग्राम की, ये वाली, फंक्शन कॉल के पहले a की वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू a की है वो क्या है, 20। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 20। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो a की वैल्यू कॉपी होगी, इस a की वैल्यू 20 कॉपी होगी इस वैल्यू में, इस a में, और यहाँ पर आकर के प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ,
यहाँ भी 20 प्रिंट होगा, क्योंकि ए में 20 था, वो यहाँ आकर के प्रिंट कराया तो 20 प्रिंट होगा। अब कहा कि ए की वैल्यू में 10 बढ़ा दीजिए और उसके बाद ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा? 30। 30। 20 में 10 ऐड हो गया तो 30। फिर कंट्रोल वापस कहाँ आया? यहाँ आया। और अब ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग के बाद ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट होगा भाई? ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है ना, ए की वैल्यू फंक्शन में बदल चुकी है, तो 30 प्रिंट होगा। अब हम इस फंक्शन को यहीं पर अपना रन कराएंगे। तो देखिए सब कुछ तो अकॉर्डिंग टू हमारे प्रेडिक्शन था, लेकिन लास्ट लाइन में 30 ना होकर के क्या है? 20। यानी वही वैल्यू जो फंक्शन कॉल से पहले थी, ए की वैल्यू जो फंक्शन कॉल करने से पहले थी, फंक्शन को कॉल करने के बाद भी 20 रही, जबकि फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू 30 हो चुकी थी। फिर भी जब आप फंक्शन के बाहर आए, मेन कोड में आए, तो उसकी वैल्यू वही रही जो कॉल करने से पहले थी। तो यही बात हम आपको यहाँ समझाना चाहते थे कि एक ऐसा डेटा टाइप जब हम भेजते हैं जो इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं होता, जो अपडेट नहीं होता, तो उसका काम भी यही होता है कि फंक्शन में अगर वो जाता भी है तो वो वहां काम जरूर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप उसे बाद में यूज कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी उसमें देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फंक्शन कॉलिंग के बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो कौन? एक्चुअल। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि जब इम्यूटेबल डेटा टाइप फंक्शन में पास करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ कोई भी चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और ऐसी पासिंग जब हम करते हैं तो हम कहते हैं बाय वैल्यू पास कर रहे हैं, फंक्शन में बाय वैल्यू पास कर रहे हैं या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय वैल्यू। तो यहाँ पर बाय वैल्यू में हमेशा एक कॉपी बन के यहाँ जाती है, उस कॉपी पर काम होता है, पर ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल ही रहती है। समझ लीजिए ये बिल्कुल उस तरह से जैसे किसी चीज की आप फोटो कॉपी करते हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट दिया और हमने कहा सभी लोगों को ये आपको करना है। अब आपका अपना एक ग्रुप बन गया और आपने कहा कि सबसे पहले मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट ने बना लिया और आउटपुट आ रहा है, तो बाकियों ने कहा भाई हमें भी उसकी फोटोकॉपी दे दो। तो फोटोकॉपी उन्होंने दे दी, जिसकी उतनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो गई। अब अपनी अपनी कॉपी में आप अपनी मर्जी से नाम हटा दे। मान लीजिए एक स्टूडेंट था अमन नाम का, उसने प्रोग्राम बनाया। अब अमन ने बाकी सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने प्रोग्राम में सबसे पहले अपना नाम लिखा था, लेकिन जब आप लोगों ने फोटोकॉपी करी तो सबसे पहले क्या किया? अमन का नाम काट के अपना नाम लिख लिया। क्यों? क्योंकि भाई आप दिखाना चाहते हैं ये हमने किया। लेकिन जब आपने उस फोटोकॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में कोई चेंज किया, तो क्या अमन की सॉफ्ट कॉपी में या अमन वाली ओरिजिनल कॉपी में वो चेंज हुआ? नहीं हुआ, वो ओरिजिनल जैसी थी वैसी ही रही। इसी तरीके से आप अगर कोई प्रोग्राम हमें लिख के दें कि मैम आपने क्वेश्चन दिया था, ये देखिए हमने प्रोग्राम बनाया है, कॉपी में दिया, आपने हमको दिखाया, तो हमने देखा और मान लीजिए उसमें बहुत सी गलतियां हैं, तो हमने क्या किया? हमने कहा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये गलत ज्यादा है, इसमें हम काट छांट नहीं करेंगे, हम नए पेज पर एक प्रोग्राम बना देते हैं सही। तो हमने आपको एक नए पेज पर उसका सॉल्यूशन दे दिया। तो सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्यूशन आपने समझ भी लिया, आपने प्रोग्राम को रन करा के भी देख लिया, लेकिन क्या आपका ओरिजिनल प्रोग्राम बदला? नहीं बदला। और आपके लिए समस्या क्या हुई? आपको समस्या ये हुई कि आपकी कॉपी में पेज दोनों हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कॉपी में तो हम एक लाल पेन से या एक पेन से काट देंगे और बता देंगे भाई ये गलत वाला है ना, और ये सही वाला है, फिर भी पेज दोनों रहे, यानी पेज तो दोनों घेर लिए गए, ऑक्यूपाई तो दोनों हुए। कंप्यूटर में तो ऐसे काटम छाट कर नहीं सकते। तो यहाँ प्रॉब्लम जब भी बाय वैल्यू की जाती है या इम्यूटेबल डेटा टाइप को फंक्शन में पास करते हैं, तो मेमोरी पूरी ऑक्यूपाई होती है। इसने अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की है, इसने अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की है, जिसकी वजह से हमेशा इनकी कॉपी बनती है और काम होता है। तो मेमोरी वेस्टेज होती है, मेमोरी ब्लॉक हो रही है अननेसेसरीली। और सबसे बड़ी समस्या ये कि एक्चुअल तो वही रहा जो फंक्शन कॉल करने से पहले था, एक्चुअल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप एक इम्यूटेबल डेटा टाइप को फंक्शन में पास करते हैं, जैसे कि कोई इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट भी पास कर सकते हैं, सभी आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। आप सबको क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ आरती बताइए, आरती को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था तो शायद।
बाकी और मैम कोई? वो स्क्रीन पे हैंड राइज किया था, वो जा नहीं रहा है, तो उसी पे टच करो तो पता नहीं क्या लोअर हैंड हो जाता है, हैंड राइज। हाँ, लोअर हैंड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये चीज सबको समझ में आई कि एक ऐसी पासिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप जब भी फंक्शन में हम पास करते हैं तो वो एक इस तरीके की पासिंग होती है जिसमें हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाती है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस होते हैं, अपडेशंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। मैम एक बार आउटपुट और प्रोग्राम दिखा दीजिए। देखिए, तो देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन हमारी यूज हुई ना, अगर इस पूरे प्रोग्राम को देखें तो बिफोर फंक्शन कॉल a इज 20, इसके बाद फंक्शन कॉलिंग हुई तो कंट्रोल कहाँ पहुंच गया, ऊपर। यहाँ इन फंक्शन a इज इक्वल टू 20, भाई a 20 आया था, इस a की वैल्यू इस a में सेव हुई और यहाँ प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने एक लाइन और लिखी जिसमें a की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट किया तो a बढ़ गया, लेकिन उसके बाद प्रिंटिंग कहाँ हुई, यहाँ नाउ a इज 30, ये देखिए। फिर कंट्रोल, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो कंट्रोल कहाँ आया, फंक्शन कॉलिंग के बाद यहाँ पर, और फिर हमने कहा a की वैल्यू को प्रिंट करो। पर अब a क्या है, a तो वही 20 रहा जो फंक्शन कॉलिंग से पहले था, क्योंकि ये वाला a है, ये एक्स वाई भी ले सकते थे, हमने a सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ये a हम यहाँ दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए। बाकी जरूरी नहीं है कि हम a लें, आप एक्स वाई भी लेंगे, अगर ये x भी है तो भी वैसे ही प्रिंट होगा। ये देखिए, ये तो हमने सिर्फ आपको, क्योंकि हम यहाँ प्रिंट करा रहे थे a इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू है ना, ये x करें, ये तो जरूरी नहीं है कि वो हम a दे रहे हैं इसलिए आप सोचे कि सिमिलैरिटी है, a की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी इस बात की मिल रही है आपको कि आप जो है यहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं, मतलब यूज हम कर रहे हैं वैल्यूज को, इससे कोई सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है। देखिए, है ना, फंक्शन कॉल के पहले वैल्यू क्या थी, 20 थी, फंक्शन में जब वैल्यू आई तो क्या आई, 20, लेकिन फंक्शन में ही वैल्यू बदली और 30 हुई। पर फंक्शन कॉलिंग के बाद आफ्टर फंक्शन कॉल, ये कॉल एक यहाँ पे रह गया, तो क्या है, वो 20 ही है। तो इससे आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैम ने सब जगह a लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, वो तो आप कुछ भी लिखिए, कॉपी बनती है वो a इसलिए लिखा था ताकि आप ये पहचान सकें कि अगर सेम वेरिएबल भी दे रहे हैं तो वो देखने में भले ही एक जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल और फॉर्मल अलग अलग होते हैं, उनकी कॉपी बन के वहां पर जाती है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। अब यही चीज हम देखिए अपनी स्वैपिंग में करेंगे। हम सब कुछ हमने वैसे ही करके रखा हुआ है, प्रोग्राम इसीलिए बनाया था। तो देखिए स्वैपिंग में क्या होता है, अदला बदली होती है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाती है। तो कायदा तो ये कि अगर स्वैप हो गया तो स्वैपिंग रहनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे पहले वैल्यू दे दी 10 और दूसरी दे दी 20, तो देखिए a इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, 27, अच्छा ये तो पहली वैल्यू दे दी हमने 10 और दूसरी दे दी 20। तो देखिए फंक्शन के अंदर जैसी वैल्यू गई तो पहली 10 है दूसरी 20 है, स्वैपिंग हुई तो पहली वैल्यू 20 हो गई दूसरी 10 है, लेकिन फंक्शन कॉल के बाद वैल्यू 1 अभी भी 10 है और वैल्यू 2 अभी भी 20 ही है। तो जो पहले थी फंक्शन कॉल से पहले वही फंक्शन कॉल के बाद भी है। इस तरीके की जो आप कॉलिंग करते हैं ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पर होती है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चेंज नहीं होते हैं, उन्हें किसी इंडेक्स के बेसिस पर अपडेट नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये तो हो गई बात आपकी बाई वैल्यू पास करने की। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको भी शायद कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें बाई वैल्यू क्यों पास करना है, हम 2 कॉपी क्यों बनाएंगे, हम ज्यादा मेमोरी को क्यों यूज करेंगे। हो सकता है हमें कभी ऐसी जरूरत पड़े कि हम कोई ऐसा डेटा टाइप भेजें या हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि एक्चुअल को भेजें फॉर्मल में,
फॉर्मल में काम करें और फॉर्मल में किया हुआ कोई भी चेंज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो, यानी फंक्शन कॉलिंग के बाद एक्चुअल की वैल्यू भी अपडेट हो जाए। तो इस तरीके की जब हम कॉलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। जब भी आपको ये काम ऐसे करना है तब आप उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं भेजना है, बल्कि किस तरीके का डेटा टाइप भेजना है, म्यूटेबल डेटा टाइप भेजना है। और जब आप फंक्शन में म्यूटेबल डेटा टाइप भेजते हैं तो कॉपी नहीं जाती एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की, क्या जाता है, मेमोरी एड्रेस जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसका मेमोरी रेफरेंस जाता है। मेमोरी रेफरेंस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका पास होता है, भेजा जाता है कहाँ, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। और जिसकी वजह से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बाय रेफरेंस करते हैं। पढ़ा है किसी ने ये शब्द इससे पहले? सी आपने पढ़ी है ना राज, ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा है आपने? अच्छा, ये तो वैसे मतलब सी लैंग्वेज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो आज आप पढ़ लेंगे। ये शब्द वहां पर ज्यादा चलते हैं, जावा में, जिन लोगों ने जावा पढ़ी हो या C++, वहां पर यही चलता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप लोगों का भी जब सी था मॉड्यूल 3 में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता था। तो खैर बाय रेफरेंस या बाय मेमोरी एड्रेस, अगर हम एक्चुअल की एक कॉपी भेजते हैं, मतलब एक्चुअल को भेजते हैं फॉर्मल में, तो उससे क्या होता है कि कॉपी नहीं बनती है, डायरेक्ट एक्सेस करता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, उस मेमोरी को हिट करता है जिस पर हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेव्ड है। और मेमोरी रेफरेंस को हिट करने की वजह से फॉर्मल में जो भी चेंज हम करते हैं वो उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर की गई वैल्यू को ही अपडेट कर देता है, जिसकी वजह से फंक्शन कॉलिंग के बाद आप जो भी डेटा टाइप अपना भेजते हैं, जो भी आपका डेटा होता है, वो वहां पर चेंज हो जाता है। जैसे इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया डबल, सपोज। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम कुछ इसमें लेंगे, अभी हम फिलहाल यहाँ पे मेन फंक्शन दे रहे हैं। सपोज हमने एक लिस्ट ले ली। अब आपको पता है कि देखिए, जब भी बाय रेफरेंस काम करना है तो आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं भेजना। कौन सा डेटा टाइप भेजना है, म्यूटेबल। और म्यूटेबल का मतलब ही क्या है, लिस्ट भेजिए, आप टपल भेजिए, है ना, या आप डिक्शनरी भेजिए, माने जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो आप भेजिए। तो अब हमने यहाँ पे लिस्ट भेजी। तो लिस्ट के लिए हमने क्या किया, लिस्ट में मान लीजिए हमने एक ही वेरिएबल ले लिया, सपोज 12, एक ही वेरिएबल लिया अभी, ठीक। और हमने यहाँ पर पहले अपनी लिस्ट को प्रिंट करा दिया, ओरिजिनल लिस्ट, लिस्ट प्रिंट कर दीजिए। फिर हमने फंक्शन का नाम है डबल, और इसमें हमने अपनी लिस्ट को भेज दिया। यहाँ पर भेजते समय कुछ नया नहीं करना होता। अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हो सी में या C++ या जावा में भी, तो वहां बहुत तिकड़म करना पड़ता है एड्रेस भेजने के लिए, वहां बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सीधे सीधे वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। तो आप अपने वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद में आपने फिर से आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट को प्रिंट करा दिया। अब हम ये लिस्ट अपनी कहाँ भेज रहे हैं, ये हम भेज रहे हैं अपने फंक्शन में। कोई भी नाम ले लिया हमने, ls ले लिया, lst भी ले सकते थे, अब आपको पता है, ls ले लिया। और सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया लिस्ट इन फंक्शन, यानी फंक्शन में जैसे ये लिस्ट आई पहले तो हम उसकी वैल्यू यहीं पर प्रिंट करा देंगे। और फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि लिस्ट, अब हमें पता है कि इसमें एक ही वैल्यू है, तो इसके 0th इंडेक्स में क्या करिए, इसको डबल कर दीजिए। तो प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिया और उसके बाद में प्रिंट कर दिया आफ्टर इंक्रीमेंट लिस्ट। और अब हम अपने फंक्शन को, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए, अगर आप प्रोग्राम देखें, सबसे पहले
ये वाली लाइन चली, ओरिजिनल लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई, एक ही वैल्यू थी 12, प्रिंट हो गई। फंक्शन कॉल हुआ, इसके बाद कंट्रोल पहुंच गया ऊपर, फिर क्या, लिस्ट इन फंक्शन, ये देखिए लिस्ट इन फंक्शन 12 आया था, 12 ही प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 0th इंडेक्स पर 2 का इंक्रीमेंट किया, डबल कर दिया मतलब, तो और आफ्टर इंक्रीमेंट लिस्ट इज दिस, तो देखिए आफ्टर इंक्रीमेंट लिस्ट क्या प्रिंट हो गई, 12 था, 2 जुड़ गया 14 हो गया। उसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ आ गया, फंक्शन से बाहर आए तो कंट्रोल आया इस लाइन पर, आफ्टर फंक्शन कॉल लिस्ट, एलएसटी की वैल्यू देखिए प्रिंट करा रहे हैं, एलएसटी अब क्या हो चुका है 14, यानी फंक्शन कॉल के साथ फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर जो भी चेंज हुआ, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी उसी हिसाब से चेंज हो गई। और कॉलिंग के बाद यदि आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी अपडेटेड वैल्यू भी दिखाता है। ऐसी कॉलिंग को आप बाय रेफरेंस कहते हैं, जिसके लिए आपको जो डेटा टाइप पास करना होगा फंक्शन में, वो म्यूटेबल डेटा टाइप ही पास करना होगा, इम्यूटेबल के साथ ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस मैम। बस अब इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं। लिस्ट का ही दे देते हैं, लिस्ट में एक वैल्यू थी, अब यहाँ मान लीजिए हम 8-10 ले लेंगे, तो मान लीजिए हमने कहा लिस्ट क्यू, लिस्ट इन फंक्शन, फिर हमने कहा कि अब क्या करिए, अब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का क्यूब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमें क्या पता लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, पर जितने भी, आप जैसे पहले पता था कि लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो हमने कह दिया था 0th इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर दो। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि लिस्ट में कितनी एलिमेंट्स हैं, पर हम ये चाहते हैं कि जितने भी हों उन सबकी वैल्यू का क्यूब हो जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए बताएं? बताइए, राज, महेंद्र, दीपिका, प्रियंका, नम्रता, सब लोग बताइए भाई, विशाल, ये तो चीज कर चुके हैं आप। मैम लूप चलाना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लूप के थोड़ी ना ही काम होगा। तो क्या लूप चला दें? एक ऑपरेटर असाइन करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा वैल्यू किसी वेरिएबल को। चलिए, तो i = 0 कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर +1 करते हुए i में आप while का लूप चलाएंगे, क्योंकि आप इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे हैं, है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कहां तक चले? +1 का काम तो लूप के अंदर होगा ना। ये कैसे पता चले कि ये लूप कहां तक चलेगा? i = 1 होगा ना, 0 होगा। इंडेक्स वैल्यू करना ये है कि एक लिस्ट हमें मिली है फंक्शन में, लिस्ट में हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज हैं। जैसे आपने देखा था इससे पहले लिस्ट मिली थी तो उसमें एक ही वैल्यू थी। अब हम लिस्ट मान लीजिए जो है पता नहीं 8 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, या 5 ही वैल्यू है, चलिए जो भी है, पर हम ये चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनका क्यूब निकले, उनका क्यूब प्रिंट हो, ये करना है। तो उसके लिए एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट पे जाने के लिए आपको लूप तो चलाना पड़ेगा। लूप के लिए इतना आपने कर दिया कि भाई पहली इंडेक्स वैल्यू 0 है, पर ये कैसे डिसाइड करें कि कहाँ तक चले, इसके लिए क्या करना होगा? हम फॉर लूप चलाएंगे, उसके लिए पहले तो लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उसको एलिमेंट की लेंथ देखेंगे कितनी। तो यहाँ व्हाइल से नहीं कर सकते, फॉर से कर लीजिए। चलिए, तो आप बताइए क्या लिखे हम।
और बताइए राज, आगे क्या लिखे हैं? और आई मैम क्यूब करेंगे मैम, क्यूब हमारा वो जो वेरिएबल नहीं नहीं, रखा वो है। तो ठीक है, क्यूब तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी ये कैसे बताएं कि कहाँ से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, ये कैसे मैम बताएं? पहले मैम लेंथ माइनस वन तक जाए। एक एक करके बोल, एक एक करके बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैम लेंथ से नहीं होगा। तो लेंथ बताइए ना, क्या करना है? हम लेंथ से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। क्या करें बताइए? लेंथ ही तो नहीं पता है कि कितनी वैल्यू है। लेंथ माइनस वन तक जाए, लेकिन लेंथ ही नहीं पता है। मैम n तक नहीं चला सकते हैं। एन, एन कहाँ से मिलेगा? इस एन क्या है? अरे भाई, सब कुछ तो बोल रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं, और लेंथ के बिना हो ही नहीं सकता, लेंथ ही तो यूज करनी है। सब कुछ बोल रहे हो, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहाँ से शुरू करो? जीरो से। कहाँ तक जाओ? लेंथ ऑफ लिस्ट प्लस यस सर। 1 तक नहीं, बस ठीक है, इतना ही। यही काम अगर वाइल से करते तो i इज इक्वल टू 0 कर देते, और वाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट कर देते, बस इतना करते। क्योंकि लेन वो फंक्शन है जो आपको ये देखेगा कि आपकी लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं, वो लेंथ तक जाएगा। अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू हमारी लिस्ट की प्रेजेंट इंडेक्स पर है उसका क्यूब निकालना है, तो स्टार स्टार क्या कर दीजिए, ठीक। और जैसे ही ये हो जाए उसको प्रिंट करा दीजिए। कैसे प्रिंट करा दीजिए वो आपकी मर्जी। अब हम यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देंगे कि लिस्ट ऑफ इंडेक्स कॉमा to the cube of LSI is comma ls of यही कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं हमको। बस ये हुआ, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और इसके बाद कहाँ आइए, बाहर आ जाइए। और अब एक मान लीजिए वेरिएबल ले लिया आपने, इसमें आपने डाल दी कुछ भी, कितनी भी वैल्यू डाल दी, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम कितनी भी डाली। बस अब आपको पहले मान लीजिए हमने कहा प्रिंट करा लेते हैं, ओरिजिनल लिस्ट LST। फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है क्यूब, फंक्शन में अपनी वैल्यू भेज दी लिस्ट की, और प्रिंट करा दें आफ्टर कॉल लिस्ट इज कॉमा LST। ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट ये थी, फिर फंक्शन में आए, हूबहू वही लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर क्या है, हमने क्यूब निकाला, 5 का ये, 8 का ये, सबका निकल गया। और फंक्शन कॉलिंग के बाद, अरे ये क्या कर रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, एक सेकेंड।
उसको किसी और वेरिएबल में डाल देते हैं। C इज इक्वल टू ls ऑफ I स्टार स्टार। मैम वहाँ सी नहीं किया, कहाँ से नहीं किया? ये कार लिस्ट में आफ्टर लिस्ट। नहीं, वहां से थोड़ी करना है, वहां तो जो लिस्ट भेज रहे हैं वही करेंगे, उससे थोड़ी ना मतलब है। देखो ये बना हुआ है एक और फंक्शन। देखिए ओरिजिनल लिस्ट ये थी जिसमें लिखा था 12 10, ये फंक्शन में पहले लिस्ट गई तो यही हुआ। फिर हमने क्या किया, जो भी वैल्यू थी उनका स्क्वायर निकाला। जैसे 12 का देखिए 24 आ गया, 10 का ये हो गया, है ना। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम यहाँ से वो कर देते हैं बस। हम इस लूप के अंदर ना प्रिंट करा के बाहर प्रिंट करा लेते हैं, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। ये जो प्रिंटिंग हम करा रहे हैं यहाँ पर लूप के अंदर करा रहे हैं ना, ये गलती कर रहे हैं। यहाँ आएंगे, मैम ये आपका लिस्ट एफ जो है इसमें आपने सी नहीं दिया है, वो इसीलिए नहीं दिखा रहा बाद वाला। नहीं नहीं नहीं, उससे तो मतलब ही नहीं है इतना कुछ भी। यहाँ पे हमने ये करा LS है ना लिस्ट का नाम, ठीक है। इसका क्यूब निकाल दिया हमने, और मैम फिर वो C इज नॉट डिफाइंड बताएगा। क्या कर रहा है इसमें? मैं इसको जो है ना तुम्हारा वाइल से बना देती हूँ, मे बी ये फॉर लूप से गड़बड़ कर रहा हूँ। मैम ये 0 जो है नहीं उससे तो मतलब ही नहीं है। अरे क्या मैम ये जो लिस्ट आई का क्यूब है इसको किसी में सेव नहीं करेंगे ना, इसको ऐसे ही रहेंगे। सेव करने की क्या जरूरत है? लिस्ट में तो पूरी तरीके से काम होता है, मतलब वो उसमें पूरा काम होता है ना, पूरी लिस्ट ही हम प्रिंट करा ले रहे हैं जो अपडेट हुई है। सेव करने की जरूरत नहीं। या चलो इसको मैं ये हटा देती हूँ, स्टार इज इक्वल टू कर देती हूँ, स्टार इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए चेंज हो गया। ओरिजिनल लिस्ट में ये वैल्यू थी, दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो वही कंफ्यूज है। अब दिख रहा है? यस मैम।
अब आउटपुट दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ये ओरिजिनल लिस्ट थी, देखिए वो हम लूप के अंदर प्रिंट करा रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ओरिजिनल लिस्ट थी, फंक्शन में भी ओरिजिनल लिस्ट यही आई। फिर फंक्शन में हमने क्यूब निकाला तो हर वैल्यू लिस्ट के हर एलिमेंट पे जाकर के उसका क्यूब निकला और ये एक एक लिस्ट का एलिमेंट क्यूब के थ्रू आ गया। और जब आप फंक्शन के बाहर आए तो देखिए तब भी लिस्ट में अपडेट हो गई है, उसी तरीके से प्रिंट हो रही है जैसे आपने अपने उसमें प्रिंट कराई थी फंक्शन के अंदर। ये है आपका जो इम्यूटेबल कॉलिंग या कह सकते हैं जो है म्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन। म्यूटेबल जो फंक्शन कॉलिंग के बाद एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू से कर दे रहे हैं, पहले आप इतना ले लीजिएगा। रुक जाइए, मैं एक सेकेंड। हाँ, पहले आप इतने कर लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। हो गया। हो गया। पूरा ले लीजिए। हो गया। अब ले लीजिए। एक सेकेंड बताइएगा। ले लीजिए। तो देखिए वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज मुश्किल है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आना चाहिए। मगर अगर वाइवा में एग्जामिनर पूछ ले कि म्यूटेबल डेटा टाइप को अगर हम पास करते हैं फंक्शन में या इम्यूटेबल को पास करते हैं तो क्या इसका कोई फर्क पड़ता है या इसमें कोई डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल उन्हें बेधड़क बता सकते हैं कि हाँ जी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम कोई इम्यूटेबल डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग या इंटीजर पास करते हैं फंक्शन में तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अपडेट नहीं होती हैं। केवल जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे होती है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का कोई भी लिंक एक्चुअल के साथ नहीं होता है क्योंकि वहां पर वैल्यू पास होती है। लेकिन अगर हम कोई म्यूटेबल डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन में भेजते हैं तो वो मेमोरी रेफरेंस वहां पर जाता है, ना कि वैल्यू जाती है। और मेमोरी रेफरेंस जाने की वजह से अपडेशन भी जब होता है फंक्शन के अंदर, अपडेशन कोई भी होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो वो मेमोरी लोकेशन पे हिट करके उस वैल्यू को ही अपडेट कर देता है, जिसकी वजह से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी अपडेट हो जाती है। और फंक्शन कॉल करने के बाद आप अपडेटेड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को देख सकते हैं, अपडेटेड वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप उनको वाइवा में ये पूछा जा सकता है। और बाकी जो है एग्जाम का तो हम नहीं कह सकते कि आएगा नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कह दें या कुछ इस तरीके की चीजें पूछ लें तो कह सकते हैं। अगर है भी तो आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए, इतना ही आप अगर लिख देंगे तो आपके लिए ये मोर देन एनफ है। अगर एग्जाम में मान लीजिए आ भी जाए कि बाई वैल्यू या म्यूटेबल इम्यूटेबल में क्या अंतर है फंक्शन में, एक एग्जाम्पल से बताइए, चाहे स्वैप का, इंक्रीमेंट का, क्यूब का, जो चाहे वो आप अपना फंक्शन बना करके दिखा दीजिए, आपको लगभग पूरे मार्क्स मिलेंगे। पूरे तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कल से हमारा जो लिंक आएगा वो M4 का आएगा और मैं आपको सबसे पहले वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, मुझे नहीं पता कौन सा है वो, लेकिन एक आपका स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक चैप्टर है आपका M4 में, उसे हम कल स्टार्ट करेंगे। और मैम वो सर आधा करा चुके हैं। कोई बात नहीं, मेरे स्टाइल से भी पढ़ लो। अच्छा ठीक है। तो उसको हम करा देंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, तो उसी में फिर आगे चैप्टर हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे। अब इधर पाइथन का रिवीजन आप सब लोग करते रहिए। देखिए अब कोई कोताही नहीं बरतनी है। मैं इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लूंगी, कोई भी बच्चा मुझसे पूछेगा कि मैम ये बता दीजिए देखिए हम पूरी तरह से तैयार है बताने के लिए, लेकिन हमारा बताया काम आप लोगों को भी करना है। तो अगर हमें लग रहा है कि बच्चा यूं ही पूछ रहा है तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, भले ही वो कोई भी बच्चा हो, बुरा मानो भला मानो फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन हाँ, अगर हमें ये लग रहा है कि बच्चे ने रिविजन किया और उसके बेसिस पे वो चीजों को पूछ रहा है, यूं ही नहीं कि मैम ने कहा चलो कुछ पूछो तो किसी ने बोल दिया मैम टपल्स दोबारा से बता दीजिए एक बार, तो वो हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो आप लोग पूरा रिवीजन करिए। अभी इस रिवीजन के बाद आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस ही होने चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपने उठा लिया। हाँ, जैसे आपने कहा कि मैम टपल में अगर हम इंडेक्स पे जाते हैं तो कैसे जाएंगे, या अगर आपने कह दिया कि मैम लिस्ट में ये काम करना है तो कैसे करना है, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा रिवीजन कीजिए, सिलेबस को देखिए, सारी चीजों को रिवाइज करिए
और जैसे ही हम M4 का अपना टॉपिक खत्म करेंगे तो वापस M3 पे आएंगे। पहले हम आपको नमपाई पढ़ाएंगे और उसके बाद डाउट क्लैरिफिकेशन। तो समय बहुत है, मगर ये मत मान के चलिए कि आज तो मैम ने कह दिया है महीना भर तो इसमें लग ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा इस काम के लिए मिलेंगे 10 या 12, ये बहुत ज्यादा मिले तो 15 दिन। ये बहुत ज्यादा, जब बिल्कुल लेट के हम पढ़ाएं और नाच के आप पढ़ें तब इतना समय लगना है, नहीं तो इतना भी नहीं लगना। ठीक है, तो अलर्ट हो जाइए, पूरा रिवीजन करिए। कोई भी क्वेश्चंस है बिना हिचक के आइए, क्वेश्चंस लेके आइए, डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग भी हैं क्लास में, कभी कभी उनका वो क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग भी उसको सुनेंगे तो समझेंगे और सीखेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, ओके जी, you, बाय ma'am. थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय।